चलो सामने ध्यान दो भाई सब लोग। चलो कल देखो, कल के क्लास में यहां तक कर लिए थे ना, कार्य वाला टॉपिक तक लास्ट से यहां तक देखे थे। नया जो टॉपिक हम चालू किए थे कार्य ऊर्जा और शक्ति वाला, जिसमें कार्य की विशेषता देख चुके थे, हाँ कि नहीं। चलो कार्य टॉपिक के अंदर देखो कुछ कुछ चीजें और आपको याद रखना है। पहले ये बता दो कार्य किसे कहते हैं, कार्य क्या होता है। तो लगाया गया बल और बल की दिशा में हुआ विस्थापन के गुणनफल को क्या बोलते हैं, कार्य। कार्य किस प्रकार की राशि है, अदिश। कार्य का SI मात्रक जूल। CGS में अर्ग। और 1 जूल बराबर कितना अर्ग, 10⁻7 अर्ग होता है। तो यहां तक हो चुका था। चलो आज के क्लास में हम देखेंगे कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी कर लिए थे ना, 3 क्वेश्चन कराया था शायद, 3 क्वेश्चन किए थे वाला, ठीक है ना। चलो आज हम देखेंगे नेक्स्ट हम कि कार्य जो शून्य क्या होता है, कार्य शून्य कब होता है, इसको हमें समझना है, ठीक है ना। तो कल ही मैं एक चीज बताया था आप सभी को कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उस पे विस्थापन शून्य होता है, विस्थापन क्या होता है, शून्य। तो उस विस्थापन शून्य का मतलब होता है कार्य शून्य होना, कार्य क्या होना, शून्य। तो ये लाइन सबको याद रहेगा। कार्य शून्य का मतलब क्या होता है, जैसे देख लो ये कोई वस्तु है जिस पर बल लगा रहे हैं दोनों तरफ से, लेकिन ये खिसक पा रहा है क्या, खिसक ही अगर इसका बल लग रहे हैं तो ये विरोध कर दे रहा है, इसके बल का ये विरोध कर रहे हैं, तो ये वस्तु खिसक ही नहीं रहे कहीं, है ना। तो जब हम किसी वस्तु पर बल तो लगाते हैं लेकिन वो वस्तु में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जस्ट का तस है, जहीं जहां है वहीं का ही है, समझ आ पा रहा है। तो उस स्थिति में विस्थापन क्या होता है, जल्दी बताओ, शून्य। और विस्थापन शून्य, इसका अर्थ है क्या होता है, कार्य का शून्य होना, कार्य का क्या होना, शून्य। क्योंकि हम सूत्र में यदि मान भी रखेंगे कार्य का जो फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। W = क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। समझ आ पा रहा है। तो बल का मान तो पता चल जाएगा, लेकिन S तो जीरो मिलेगा, S क्या मिलेगा, जीरो। तो S जीरो है मतलब बल भी जीरो हो जाएगा, और बल जीरो मतलब कार्य भी जीरो। हाँ क्या परेशानी है, लाइट बंद करना है, अंधेरे में पढ़ाऊं, ठीक है क्या। चलो आगे देखें, कार्य शून्य सबको क्लियर हो पा रहे हैं। अच्छा अब देखते हैं कार्य शून्य का फुल अर्थ अपन देखते हैं, विस्थापन का क्या होना, शून्य होना। अब हम देखेंगे विस्थापन शून्य कब कब हो पाता है, विस्थापन शून्य कब होता है। तो विस्थापन शून्य की अलग अलग परिस्थिति हो सकता है। जैसे पहली परिस्थिति है, जैसे हम कोई वस्तु, कोई मार्ग, अगर हम ये जैसे कोई बाइक वाला दिख रहा है यहाँ, ये वृत्ताकार मार्ग में क्या लगा रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो जहां से निकला था वहीं वापिस आ जाएगा ये। तो जो यहाँ लिखे, यदि कोई वस्तु वृत्ति पथ पर गति करता है, कौन से पथ पर बता दो, वृत्ति पथ पर जब ऐसे गति करते रहता है तो उसका विस्थापन अंत में क्या मिलेगा, शून्य ही मिलेगा। जो बोला समझ पा रहे हो। तो विस्थापन शून्य कब कब मिलता है ये आपको याद रखना है। तो विस्थापन शून्य बता दो पहले कब मिलेगा, तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में क्या लगाता है, चक्कर, तो विस्थापन क्या मिलता है, शून्य। आया कि नहीं समझ में। आप लगाए हो किसी चक्कर वृत्ताकार मार्ग में, नहीं, बाइक चलाए हो, कार वार आते चलाने, किसी चक्कर नहीं लगाना है, लेकिन समझ आ रहा है, बस पढ़ रहे हो बात अलग है, ठीक है? तो विस्थापन शून्य कब होगा, जल्दी बताओ। जब कोई वस्तु कौन से पथ पर, वृत्ति पथ पर क्या लगाता है, गति, तो वो जहां से निकला था वहीं आ जाएगा, तभी तो अपन वृत्ति पथ पर बोल सकते हैं। तो उसका विस्थापन क्या होगा, शून्य, ठीक है। चलो विस्थापन शून्य होने का देख लो दूसरा पोजीशन सेम वही है। अगर मान लो कि हम किस ऐसे खड़े होके किसी एक ही चीज को हम बार बार ऐसे घुमा रहे हैं, वो कुछ बंधा है इसमें, ठीक है। तो देखो सेकंड पोजीशन है, यदि कोई वस्तु वापस अपने स्थान पर लौट आता है, तो एक बार चक्कर लगाए फिर वापस आ जाता है ना। तो वही जैसे इससे पहले भी देखे तो वो भी सेम चीज है, इसमें भी देखो लाइन बस अलग ये बोल दिया है, यदि कोई वस्तु वापस अपने स्थान पर लौट जाए तो विस्थापन क्या होता है, शून्य। समझ आ पा रहा है। तो क्योंकि ये भी वृत्ति पथ है, वृत्ति पथ में क्या होता है, वापस अपने स्थान पे लौट सकते हैं, समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। चलो तीसरा कंडीशन इसका देखो क्या होता है। तीसरा कंडीशन ये होता है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया गया और यदि वो विरामावस्था में, कौन सी अवस्था में है, तब भी वस्तु क्या हो जाएगा, शून्य, सॉरी विस्थापन क्या होगा, शून्य। आया समझ में, हाँ है ना।
चलो तो देखो कौन कौन सा हम पोजीशन देख चुके हैं। चलो पहला बता दो, वृत्ति पथ पर अगर गति होता है, वृत्ति पथ है वहां गति कर रहे हैं तो विस्थापन क्या होगा, शून्य। वापस अपने स्थान पर आ जाए तो विस्थापन शून्य, और विस्थापन शून्य मतलब कार्य भी क्या होगा, शून्य। लग रहा है कि हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन वो कार्य शून्य ही आएगा हमारा। समझ आ पा रहा है। तीसरा कंडीशन देखे, यदि कोई वस्तु कौन सी अवस्था में है, विरामावस्था में, वो हट ही नहीं रहे वो, तब भी विस्थापन क्या होगा, शून्य। और विस्थापन शून्य का अर्थ क्या होता है, कार्य का शून्य होना। कार्य का क्या होना, शून्य। चौथा कंडीशन इसमें यह है, यदि किसी, जैसे ये कोई वस्तु है, इसको हम ऊपर ऐसे फेंक रहे हैं बॉल को, और वापिस वहीं आ जाएगा वो, वापिस पकड़ लेंगे ना, तो इसको बोलते हैं 90 डिग्री में फेंकना। कितने डिग्री, 90 डिग्री मतलब एकदम सीधा फेंकना, और फिर वापिस वहीं पर गिरेगा। तो जब भी हम किसी वस्तु को कितना डिग्री में फेंकते हैं ऊपर, 90 डिग्री में फेंकेंगे, तो जहां से फेंके थे वहीं आके फिर वो गिर जाएगा। समझ आ पा रहा है। तो विस्थापन कुछ मिला क्या, नहीं, तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य। तो विस्थापन शून्य होने का चौथा कंडीशन क्या है, जल्दी बता दो। यदि किसी वस्तु को कितने डिग्री में फेंका जाए, 90 डिग्री में, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। आया समझ में, हाँ कि नहीं, ठीक। चलो इसके बाद जो नेक्स्ट होता है देख लो यहाँ पास, ये चार प्रमुख कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पास क्या लिखा है, मतलब विस्थापन शून्य का ये चार ही कंडीशन मेन है दिया है। समझ आ पा रहे हैं ना, फिर से एक बार देख लो। पहला बता दो, वृत्ति पथ पर गति करेंगे तो विस्थापन क्या होगा, शून्य। दूसरा, वापस उसी स्थान पे आ जाता है तो भी विस्थापन शून्य। अगर वस्तु विरामावस्था में है तो भी शून्य होगा, बल हम कितना भी लगा ले। और किसी वस्तु को 90 डिग्री में फेंका जाता है तो विस्थापन क्या होता है, शून्य। तो चारों कंडीशन याद रहेगा, हाँ है ना। चलो अब देखते हैं कि चलो हम कुछ कार्य जो टॉपिक देख रहे हैं, अगर मैं किसी वस्तु पे बल लगाता हूं, क्या लगाता हूं, बल, और उसमें विस्थापन भी होता है, लेकिन उनके बीच कुछ कोण बन रहा है, कुछ क्या बन रहा है, कोण। उनके बीच यदि कुछ क्या बनता है, कोण, तो उसके लिए कुछ अलग फॉर्मूला होता है बल का, सॉरी कार्य का। अभी तक हम लोग कार्य का फॉर्मूला क्या देखे थे, कार्य बराबर बल गुणा क्या होता है, विस्थापन, है ना। लेकिन यहां देखो ध्यान से, यहां पास कोई वस्तु बंधा हुआ है और यहां पास से मैं बल लगा रहा हूं, तो यहां पास कुछ कोण बन रहे हैं। तो यहां पास यूज करते हैं कॉस थीटा का। किसका यूज करते हैं, कॉस थीटा का यूज करके सीधा कार्य की गणना की जाती है। समझ आ पा रहा है ना। जब कोई वस्तु जैसे अपन खींच रही इस प्रकार से, तो बल यहां लग रहा है, और सॉरी, बल यहां लगा रहे हैं लेकिन वस्तु यहां से खिसक रहा है आगे, है ना। तो यहाँ पास कुछ डिग्री बनता है, तो उस डिग्री के हिसाब से हम कार्य की गणना करते हैं, है ना। समझ आ पा रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो डिग्री के हिसाब से भी कभी जल्दी खींचा जाता है, कभी लेट से खींचाता है, तो उस एंगल में भी हम खींचना होता है या बल लगाना होता है, याद रखना। समझ आ पा रहा है। तो जब इस टाइप का पोजीशन देता है कि जब हम कार्य तो कर रहे हैं लेकिन कुछ एंगल बढ़ रहा हो, तो उस परिस्थिति में ये सूत्र काम आता है। चलो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन गुणा कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक सबका, हाँ है ना। चलो न्यूमेरिकल इसी का देखें कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल में देखो क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे। किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया गया, तो F का मान आ गया 10, वह 30 मीटर विस्थापित हो गया, 30 मीटर खिसक गया, ठीक है। फिर बल और विस्थापन के बीच में, जहां बल लगा रहे थे और जहां से वो विस्थापित हुआ है, जहां सट के वहां आया है, उनके बीच में कितने अंश का कोण बनता है, 60 अंश का। कितने अंश का कोण बनता है, 60 अंश का कोण प्राप्त होता है। तो उस व्यक्ति के द्वारा कितना जूल कार्य किया गया। समझ आ पा रहा है। चलो तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए जब भी हमको कार्य की गणना पूछे, तो कार्य बराबर फॉर्मूला बता दो, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। आया बात समझ में। चलो बल का मान बता दो, बल का मान 10 न्यूटन, विस्थापन 30 मीटर, कॉस का कॉस कितना डिग्री बन रहा है, जहां से हम बल लगा रहे हैं और जितना दूर विस्थापित हो रहा है वो, उनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है। तो कितने अंश का एंगल है, 60 अंश का। यहां तक क्लियर है सबका। चलो 10 का 10, ये 30 हो जाएगा। कॉस 60 का मान देखो, ये कॉस है, और कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/10, सॉरी 1/2, हाँ है ना। चलो 2 से काट दो, कितना बार में, 15 बार में, तो क्या हो जाएगा 150। कार्य का मात्रक जूल, तो कितना जूल कार्य किया गया, 150 जूल कार्य किया गया। आया कि नहीं समझ में, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन।
इससे पहले हम जो न्यूमेरिकल देखे तो नॉर्मल बस था, बल लगा इतना दूर विस्थापित हो गया, लेकिन हम कुछ निश्चित कोण में उसको खींच रहे हैं, तो उसके हिसाब से कार्य की गणना करते हैं। और कौन सा थीटा का सदैव यूज किया जाएगा, तो कॉस थीटा का ये वैल्यू पता होना चाहिए कि कॉस 0 का मान कितना होता है, वन कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का 1/10√2, कॉस 60 का 1/2 और कॉस 90 का 30। अब क्वेश्चन कैसे भी देगा, डिग्री चेंज कर देगा, बल चेंज करेगा, या तो विस्थापन चेंज करेगा। समझ आ रहा है, बस मार रखेंगे और इस सारणी में वैल्यू देखेंगे। आया कि नहीं समझ में, जल्दी बता दो। ठीक, इसको तो मिटा दे, बना लोगे ना इसको, तो कर लोगे, ऐसे भेज दूंगा, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है। अभी तक हम क्या सीखे कि विस्थापन शून्य कैसे कैसे हो सकता है, और विस्थापन शून्य के अलावा क्या सीखे अभी, और कि जब हम बल लगाते हैं और कुछ कोण बनता है तो कार्य की गणना कैसे करते हैं। समझ आ पा रहे हैं। चलो इसके बाद हम देखेंगे यहां पास कि यदि कोई वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं या कार्य हो रहा है, लेकिन उसके साथ ऊंचाई भी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ऊंचाई। क्या प्राप्त होता है, ऊंचाई। तो उस समय कार्य की गणना कैसे करते हैं। देखो नॉर्मल गणना करना है तो कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, कोण बढ़ रहे हैं तो बल गुणित विस्थापन गुणा कॉस थीटा। समझ आ रहा है। लेकिन मैं कार्य कर रहा हूं, लेकिन मैं मान लो किसी चीज को पकड़ के ऊपर चढ़ा रहा हूं, समझ आ रहा है ना, तो कुछ ऊंचाई मिल रहा है, तो उसमें हमारा अलग सूत्र काम करता है कार्य के हिसाब से, ठीक है। तो जब हम किसी वस्तु को, मतलब यदि कोई वस्तु में कार्य के साथ साथ क्या प्राप्त होता है, ऊंचाई। क्या प्राप्त होता है, ऊंचाई। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कार्य बराबर mgh। क्या होता है बता दो, कार्य बराबर क्या होता है, mgh। जैसे कोई वस्तु, इसको मैं ऊपर खींच रहा हूं ऐसे, तो इस समय कार्य की गणना अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि इसके साथ में क्या प्राप्त हो रहा है, हमको ऊंचाई भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, देख लो, धीरे धीरे हमको क्या प्राप्त हो रहा है, ऊंचाई। तो ऊंचाई जैसे मिलते जाएगा तो हमको ज्यादा बल लगाना होगा, क्योंकि जी का मान हमको नीचे खींच रहा होता है। समझ आ रहा है। तो उस समय कार्य की गणना अलग करते हैं। समझ आ पा रहे हैं यहां तक, हाँ ना, जल्दी बताओ। चलो, तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और कुछ कार्य होता है और ऊंचाई प्राप्त हो जाए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, mgh। m क्या है जल्दी बताओ, द्रव्यमान। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। और ऊंचाई क्या है, h। मतलब h मतलब क्या होगा, ऊंचाई। समझ आ पा रहे हैं यहां तक, हाँ है ना। आगे बढ़े, चलो कुछ न्यूमेरिकल देख लो, क्वेश्चन कैसे देता है एग्जाम में। चलो क्वेश्चन पढ़े, क्या लिखा है ध्यान से। क्या इसमें, एक व्यक्ति 10 किलो के वस्तु को, अच्छा 10 कहाँ का आ गया ये, 50, हाँ ठीक है, 50 किलो की वस्तु को सीढ़ी द्वारा ऊपर ले जाता है। यदि सीढ़ी की कुल लंबाई कितना मीटर है, 10 मीटर, मतलब 10 मीटर ऊंचा में लगा हुआ, ऐसा बोल रहा है, तो कितना कार्य करना होगा, कितना जूल उनके द्वारा कार्य किया गया। मतलब सिंपल ये है, द्रव्यमान 10 किलो है, ऊंचाई कितना मीटर, 10 मीटर ऊंचा ले जाना है, उतना मीटर का सीढ़ी हमारा है, 10 मीटर हाइट पे हमें जाना है, ठीक है। तो कितना जूल काम करना होगा, तो कार्य का फॉर्मूला जल्दी बता दो। कार्य बराबर m × g × h। अगर g का मान नहीं भी देगा तो पृथ्वी में है तो कितना यूज करते हैं, 10 न्यूमेरिकल में। चलो m का मान कितना दिया है, 50, g का मान 10 और h का मान 10, तो कितना आ जाएगा, 5000 जूल कार्य करना होगा। कितना जूल कार्य करना होगा, 5000। और उसी को मान लो कि मैं नॉर्मली ऐसी 10 मीटर खींचूंगा तो बात अलग हो जाएगा, कम बल लगाना पड़ेगा। समझ आ पा रहा है। जैसे मान लो किसी को मैं ऐसे बोल देता हूँ कि 50 किलो का 10 मीटर खिसकाना है जमीनी में, तो कैसे लगाते हैं बताओ। कार्य बराबर क्या होता, बल गुणित, सॉरी बल कहाँ गए, हम आगे बल गुणित क्या होगा, विस्थापन। तो बल कितना, अच्छा बल का मान तो दिया ही नहीं है ना, क्योंकि इसमें बल का मान हम नहीं रख रहे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में बल का मान दिया जाता है, प्लस कितना दूर खिसका है उसको देते हैं। समझ आ पा रहे हैं। लेकिन जब हम ऊंचाई पे चढ़ते तो हमको क्या क्या चीज का बस मान दिए रहता है, द्रव्यमान और ऊंचाई और गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको रखना है। लेकिन ये फॉर्मूले में हमको किसका मान जरूर दिया जाता है, कितना न्यूटन बल लगा रहे हैं यह दिया जाता है। आया बात समझ में, हाँ है ना। बना लो कैसे क्वेश्चन को। चलो सेम देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी का ही क्या लिखा है,
एक टंकी में क्या लिखा है, 2000 किलोग्राम पानी भरा हुआ है, जिसे 20 मीटर की ऊंचाई पर भेजना है। मतलब नीचे में कोई टंकी से बना है जिसमें कितना केजी है, किलोग्राम, 2000 किलोग्राम पानी उसमें रखा है। उसको पूरा उठा के कहाँ तक ले जाना है, 20 मीटर की ऊंचाई तक भेजना है उसको। तो बोल रहे हैं मोटर द्वारा कितना जूल कार्य किया जाएगा, मोटर द्वारा कितना जूल कार्य किया जाएगा। चलो देखो ध्यान से, चलो फॉर्मूला देख लो क्या होता है बताओ। कार्य बराबर mgh। चलो m का मान कितना आएगा, 2000, g का मान 10, कितना ऊंचाई, सॉरी 20 मीटर, कितना मीटर 20। चलो गुणा कर दो, 2 दूनी 4, कितना जीरो है, 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 4 लाख। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 गुणा कितना जीरो है, 5 जीरो, तो 10 की घात 5 भी लिख सकते हैं इसको। तो ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से लिखे रहता है, 4 गुणा 10 की घात 5 जूल, ऐसे करके जितना जीरो रहता है उसको 10 के घात में 10 लिख के उसका जीरो जितना है उतना घात बना दो, वही अपन को मिल जाता है। आया बात समझ में, हाँ है ना, समझ जाओ कितना। चलो ये नहीं ऐसे दिए रहेगा आपको, इसको मैं कन्वर्ट करके लिखा था, समझ गए थे ना। चलो तो यहां तक सबको क्लियर आ रहा है समझ में। तो यहां तक था कार्य टॉपिक, कौन सा टॉपिक था, कार्य के बारे में। यहां तक आपको समझ में आ रहा है कार्य किसे कहते हैं। और कार्य की गणना के लिए 3 सूत्र देखे, एकदम सरल सूत्र कौन सा होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, दूसरा बताओ बल गुणा विस्थापन गुणा कॉस थीटा, और तीसरा बल नहीं, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा ऊंचाई। ये 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कार्य का। आया कि नहीं समझ में, जल्दी बताओ। चलो अब हम पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति, 3 टॉपिक को एक साथ पढ़ा जाता है क्योंकि तीनों में एक दूसरे से संबंध होता है, इसलिए समझ में आ रहा है। जैसे कि ऊर्जा क्या होता है उसको समझते हैं, ऊर्जा या एनर्जी किसे कहते हैं, समझ आ पा रहा है। तो ध्यान देना, जैसे कि किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा। जैसे मान लो कि यहाँ 2 व्यक्ति ऐसे हैं, ठीक है ना। अब मैं किसी घर को यहाँ मतलब किसी काम को दिया कि भाई ये वाला काम मेरे को करके देना है, ये कार्य कोई घर वगैरह बनाना है जो भी है, लेकिन ये वाला व्यक्ति बना देता है, ये वाला व्यक्ति नहीं बना देता, नहीं बना सकता। मतलब इसमें क्षमता है, इसमें क्षमता नहीं है, समझ आ पा रहा है। तो कार्य करने में, कार्य करने की जो क्षमता है उसको ही हम एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा। एनर्जी, एनर्जी जैसे बोला भाई कि आप ही लोग जैसे बैठे हो इतने लोग, मैं बोला कि 5 घंटा तक लगातार पढ़ेंगे, ठीक है ना, या 5 घंटा तक कुछ काम करना है, ऐसा बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अब एक जन 2 ही घंटे में उठ के चले गया, एक जन 5 घंटा किया, समझ आ पा रहा है। तो जो 5 घंटा तक काम किया तो बोलेंगे कि हाँ इसमें कार्य करने की क्षमता है, उसी को बोलेंगे कि इसमें एनर्जी है करके, समझ आ पा रहा है। और उसमें एनर्जी नहीं है, तो है वही चीज, कार्य को ही हम बताएंगे, लेकिन किसमें ऊर्जा है और किसमें नहीं है। जिसमें ऊर्जा है वो कार्य को करके देगा, और जिसमें ऊर्जा नहीं है वो कार्य करके नहीं देगा। लेकिन शक्ति क्या होता है, शक्ति बताता है कि कौन जल्दी कर सकता है, कौन देर से करता है। मैं मान लो कि कुछ काम दिया आपको, वही काम को एक 1 घंटे में किया, वही काम को 2 घंटे में किया, तो बताएंगे इसमें शक्ति ज्यादा है, उसमें शक्ति कम है, समझ आ पा रहा है। तो शक्ति बताता है समय को, किसको बताता है, समय। और ऊर्जा क्या चीज को बताता है कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, समझ आ पा रहा है। मतलब दोनों में ही मैं कार्य के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। कार्य अब हम समझ चुके कार्य क्या होता है। ऊर्जा में क्या चीज को बताते हैं कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और शक्ति में क्या बताते हैं कि वो कितने समय में करेगा। दोनों वो काम को कर लेंगे, लेकिन जल्दी कर रहा है, लेट से कर रहा है। तो जिसमें जो जल्दी कर रहा है वो जो उसकी उसमें शक्ति ज्यादा है, और जो लेट से कर रहा है उसमें शक्ति कम है। तो तीनों चीज समझ पा रहे हो। आगे हम 2 चीज जो समझेंगे वो कार्य से ही रिलेटेड है, बात समझ पा रहे हो। चलो तो ऊर्जा किसे कहते हैं जल्दी बताओ। कार्य, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा। यह किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि, सेम चीज रहेगा क्यों, करना वही चीज है। इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल। सीजी एसआई में और सीजीएस में अर्घ, 1 जूल में कितना अर्घ, 10 की घात 7 अर्घ होगा, समझ आ पा रहा है वही चीज। बस हम इसमें क्या बता पाते हैं कि कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, समझ आ पा रहा है। आगे बढ़े, चलो
ऊर्जा देख लो, ऊर्जा कैसे कितने प्रकार के ऊर्जा होते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा के प्रकार देखेंगे हम लोग, दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार का ऊर्जा देखते हैं कि कैसे वस्तुओं में ऊर्जा पैदा होता है, एनर्जी, काम करने की क्षमता कैसे पैदा होता है वस्तुओं के अंदर। तो पहला पैदा एनर्जी उसके अंदर आता है स्थितिज ऊर्जा के नाम से। क्या नाम से आता है? स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। आया बात समझ में? तो ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के बताएंगे। क्या क्या नाम से? एक पहला स्थितिज ऊर्जा होता है और एक होता है गतिज ऊर्जा। क्या होता है? गतिज ऊर्जा होगा आपका। आया बात समझ में? तो स्थितिज ऊर्जा देखो क्या होता है, समझना ध्यान से। तो स्थितिज ऊर्जा हम ये बताएंगे जब किसी वस्तु में कोई विशेष अवस्था या किसी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता पैदा हो जाता है स्वतः। समझ में आ रहा है? कार्य करने की क्या पैदा हो जाता है? क्षमता आ जाता है, ये उत्पन्न हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। चलो यहां तक क्लियर है सबका? तो ऊर्जा कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला बताओ स्थितिज ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न कैसे होता है? तो आप बताओगे किसे? विशेष अवस्था या विशेष स्थिति के कारण। अब ये विशेष अवस्था या स्थिति क्या है? तो आप बताओगे किसी को यदि मैं ऊंचाई में ले जा लेता हूं, कहां ले जा लेता हूं, तो उसमें ऊर्जा पैदा हो जाएगा, ऊर्जा पैदा हो जाएगा। या किसी को मैं खींच के रखा हूं, तब भी उसमें ऊर्जा पैदा हो सकता है। खींच के रख, इधर आगे नहीं देखो, ठीक है, तुरंत एग्जाम्पल, खींच के इधर रख रहे हो, ठीक है, तो वापिस वो चले गया, तो उसमें ऊर्जा ऑटोमेटिक आ गया। अच्छा, तो देखो किसी विशेष अवस्था, मतलब वो विशेष अवस्था कैसे पैदा करते हैं? तो किसी को क्या ले जाने पर ऊंचाई के कारण उसमें ऊर्जा पैदा हो सकता है ऑटोमेटिक, या तो किसी पे खिंचाव के कारण उसमें ऊर्जा पैदा हो सकता है। समझ आ पा रहा है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा के नाम जानते हैं। किसी विशेष स्थिति के कारण उसमें एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाता है, कार्य करने की उसमें क्षमता आ जाता है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो अभी हम देखे थे लास्ट वाला फॉर्मूला, वही स्थितिज ऊर्जा का भी सूत्र है, mgh वाला। कौन सा फॉर्मूला? स्थितिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं, या किसी वस्तु को जब मैं ऊंचाई में ले जाता हूं तो कितना कार्य किए वो भी इसी से निकलता है। समझ आ पा रहा है? तो दोनों के लिए सेम सूत्र होता है, दिक्कत नहीं है। आया बात समझ में? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। mgh। क्या होता है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी कैसे उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन में क्या बताओगे? ऊंचाई के कारण और दूसरा खिंचाव कारण। दो ही कंडीशन है बस, और कोई कंडीशन नहीं है जिससे स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी उत्पन्न हो सके। समझ आ पा रहा है? जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ कुछ उदाहरण देखेंगे। ये तो ऐसे चित्र है, अपन एक एक करके सबको समझते हैं कि कैसे उत्पन्न हो सकता है। जैसे कि देखो क्वेश्चन आएगा, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की जो ऊर्जा है, पानी के अंदर एनर्जी आ चुका है कि वो बांध को तोड़ भी सकता है अगर इसको बंद करके रख दिए तो। समझ आ पा रहा है? क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ क्या होते जाता है, ऊर्जा बढ़ते जाएगा। तो बांध बना के जो पानी यहाँ रोका गया, पूरा बांध बना के क्या रोके बता दो? पानी जो यहाँ रोके हैं, तो उसमें ऊर्जा पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? ऊर्जा। और ये ऊर्जा का नाम है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बता दो? यहाँ कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है? यहाँ पास स्थितिज ऊर्जा यहाँ पैदा होगा। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो क्वेश्चन एग्जाम में कुछ नहीं, सिंपल ये बोलेगा कि बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। तो आप क्या बताओगे? क्योंकि इसमें ऊंचाई देखने मिल रहा है, बांध में क्या देखने मिलेगा? ऊंचाई। तो ऊंचाई के कारण ऊर्जा आ जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा है। या तो खिंचाव के कारण आएगा। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो इसी में देखो एग्जाम में सेकंड एग्जाम्पल पूछता है कि घरों के ऊपर जैसे पानी टंकी होता है, जैसे नल चालू करते हैं तो पूरा पानी नीचे आ जाता है। तो टंकी में जो पानी भरा है उसके अंदर कौन सा ऊर्जा उत्पन्न हो गया? ऑटोमेटिक स्थिति ऊर्जा। किसके कारण? ऊंचाई के कारण। किसके वजह से बता दो? ऊंचाई के वजह से ऐसा हो रहा है। आया कि नहीं समझ में? हाँ है ना? चलो तो स्थिति ऊर्जा के पोटेंशियल जो एनर्जी है उसका एग्जाम्पल में पहला क्या बताओगे? बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, जो पोटेंशियल एनर्जी में आएगा। दूसरा बता दो, घरों के ऊपर जो टंकी होते हैं, पानी टंकी, उसमें भी ऊर्जा होता है, वो भी कौन सा ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक?
और देख सकते हैं एग्जाम्पल में और कैसे होता है ये। तो छतों के ऊपर देख लो पंखा लटका है, उसमें भी कौन सी ऊर्जा है, जैसे कुछ हुआ तो नीचे गिर सकता है बिना कुछ करे, वो समझ आ पा रहा ना कि उसके अंदर कौन सी एनर्जी यहाँ पास है, बता दो, स्थितिज ऊर्जा, जिसके वजह से वो नीचे आने के लिए बल लगा रहा है, लेकिन ऊपर अपन बांध दिए इसलिए वो नहीं आ पा रहा है। आ रहा बात समझ में? हाँ है ना? क्या हो गया? हाँ ढीला होगा, आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा पैदा हो गया है। जैसे ऊपर जैसे ऊंचाई में जाएगा तो ऊर्जा ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है। कौन सी ऊर्जा पैदा होता है? चलो ये देख लो, पाँव पर लो। जय भगवान, ठीक है। चलो देख लो, तनी हुई धनुष की ऊर्जा। यहाँ तनी हुई क्या बता दो, धनुष, जैसे छोड़ेंगे धनुष आगे बढ़ना चालू हो जाएगा, समझ आ पा रहा है? तो जैसे खिंचाव है ना, तो खिंचाव देखने मिला, ऊंचाई देखने मिला, तो कौन सा ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा आ जाता है। समझ आ पा रहा है? हाँ या ना, जल्दी बताइए। तो तनी हुई धनुष की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा में आता है? स्थिर ऊर्जा। ये भी एग्जाम्पल को पूछा गया है, समझ आ पा रहा है? इसके अलावा हम देखें तो खिलौना गाड़ी चला है ऐसा वाला, चाबी वाला, ऐसे टाइट करते थे, छोड़ते थे, एकदम भगता था ऑटोमेटिक, मंडई में लेते थे गाड़ी, ठीक। और चाबी भी एकदम अच्छा रहता था, ठीक नहीं, लोहे का रहता था, छोटा सा, याद आ रहा है? लिए हो आप उधर सुयश? हाँ, क्या हो गया? हाँ मड़ई होगा तब जाएंगे ना। कौन सा मड़ई जाना है बताओ? कहाँ पास वाला? शीतला मड़ई। चलो देखो यहाँ, यहाँ तक क्लियर है। खिलौना गाड़ियों में चाबी द्वारा जो संचित ऊर्जा होता है वो भी स्थिति ऊर्जा, क्योंकि उसमें स्प्रिंग खिंचा रहा है, अंदर में क्या खिंचाता है, तो खिंचाव बल के कारण इसमें एनर्जी आ रहा है, इसलिए इसमें भी कौन सी ऊर्जा पाया जाएगा, स्थिति। क्लियर आता है सबका? चलो तो ये कुछ एग्जाम्पल देख लिए। ऊर्जा देखो कितने प्रकार का हम बताएंगे, दो प्रकार का। पहला कौन सा? दूसरा में गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा दो कारणों से उत्पन्न होती है, पहला ऊंचाई और दूसरा खिंचाव। तो जितना भी यहाँ और भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पास इस प्रकार से ये भी ऊंचाई में इसलिए नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा उधर जा रहे हैं, जो भी है ऊंचाई में ऐसे चले गए हैं, अब वो अब ऑटोमेटिक नीचे आएगा, ऐसा बता रहा हूं मैं। समझ आ पा रहा है कि ऊंचाई में होने के कारण कौन सा एनर्जी पैदा हो गया, स्थिति। ये बांध वाला सब देख चुके हैं, बांध में इकट्ठा पानी की एनर्जी। जैसे कि देख लो पेड़ों में जो यहाँ फल लगे हुए हैं बहुत सारा, है ना, इस फलों के अंदर भी कौन सी ऊर्जा है, तभी वो नीचे गिर पड़ते हैं। आया बात समझ में? ये देख लो धनुष वाला देख चुके थे, भगवान वाला, ठीक। तो धनुष, खिंचाव बल, ये कौन, ये क्या है, क्या बोलते हैं, गुलेर नहीं, जो भी है। गुरेल नहीं, गुलेल नहीं। चलो गुलेल देख लो, इसमें भी ऐसा खिंचाव बल है, इसके वजह से ये पैदा हो रहा है। चिड़िया मारते थे कि इसमें पहले? नहीं, चिड़िया नहीं मारना है भाई। कौन उधर मारते थे? हाँ, अच्छा मोहल्ले में घूमते हो, कोई भी मस्ती के सीधा मारना है। चलो यहां तक क्लियर है सबका? आगे बढ़े। चलो कुछ क्वेश्चन आ जाता है गति स्थिति ऊर्जा से, उसको न्यूमेरिकल कर लो। चलो यहां देख लो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कैसे एग्जाम में देता है, देखो ध्यान से। यहां लिखा किसी, यहां लिखा एक व्यक्ति किसी, क्या लिखा है, एक व्यक्ति जिसका वजन 50 किलोग्राम है, वह 10 मीटर की ऊंचाई पर लटक रहा है। कितने मीटर की ऊंचाई पर? 10 मीटर। तो पूछ रहा है कि उसके अंदर कितना स्थितिज ऊर्जा संचित होगा, ऐसे करके। तो यहां पास किसकी गणना हमको करना है, स्थिति ऊर्जा। चलो फॉर्मूला सबको याद है? चलो बता देंगे, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, बताओ, एम इंटू जी इंटू है। देखो दोनों में वही फॉर्मूला काम आ रहा है, कार्य में भी देखे थे इसको। चलो व्यक्ति का वजन बताओ कितना है, 50, पृथ्वी में जी का मान 10, और कितना मीटर हाइट पे है, 10 मीटर की ऊंचाई पर है, तो उसके अंदर स्थिति जो पैदा हो रहा है, जिसके कारण उसको नीचे आना ही होगा, नहीं तो हाथ कल लाता है, ठीक है? कल लाना समझ आ रहा है, दर्द देते हो, ठीक है। चलो कितना आएगा, 5। तो कितना, देख लो पोटेंशियल एनर्जी, ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक जूल, तो 5000 जूल बताएंगे। कितना जूल बताएंगे? 5000 जूल। वहां पास कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। आया बात समझ में? आया ना? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन?
देखो इस टाइप का क्वेश्चन और भी दे सकते हैं। चलो यहाँ पढ़ो। ऊंचाई पर स्थित एक वस्तु जिस पर 1000 जूल स्थितिज ऊर्जा संचित है एवं उस वस्तु का वजन 50 किलोग्राम है, उस वस्तु को कितना मीटर की ऊंचाई पर रखा गया पूछ रहे, कितने हाइट पर है पूछ रहे वो। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला वही लगा दो, पोटेंशियल एनर्जी बराबर m इंटू जी इंटू क्या होगा h। क्लियर है सबका? द्रव्यमान कितना केजी है 50, हाँ है ना। जी का मान 10, हाइट तो निकालना है, ऊंचाई निकालना है। कितना स्थितिज ऊर्जा उसके अंदर पैदा है 1000 जूल। कितना जूल बता दो 1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 5 से कितना बार में 2 बार में, तो h का वैल्यू कितना आएगा 2 मीटर। तो उस वस्तु को कितना मीटर हाइट पे रखा गया है 2 मीटर की ऊंचाई पे रखा गया है। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बता दो। बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन, हाँ है ना। चलो तो यहां तक का था हमारा स्थितिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा पैदा दो कारणों से होगा। पहला बता दो जल्दी से। पहला ऊंचाई और दूसरा खिंचाव। एग्जाम्पल पूरा याद रहेगा। बांध वाला क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में ज्यादा आता है कि बांध में जो पानी की ऊर्जा जो है तो कौन सी ऊर्जा होता है स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है तक सबका? चलो अब हम समझेंगे गतिज ऊर्जा क्या होता है। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा मतलब नाम ही से स्पष्ट है कि जितना ज्यादा वस्तु का गति बढ़ाते जाओगे उसमें उतना ही ऊर्जा आते जाएगा। समझ आ रहा है? कभी चक्का चलाए हो ऐसे हाथ वाला नहीं, है ना। जितना, इधर सुनो पहले ठीक है, जितना चलाते जाते थे उतना और स्पीड जाते जाता था। तो जितना स्पीड आ जाता है उतना ही उसमें ऊर्जा पैदा हो जाता है ना। तो ऐसे ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं गतिज ऊर्जा। गति के कारण उसमें क्या हो गया ऊर्जा आ गया और जिसके कारण वो और अधिक स्पीड से बढ़ जाता है। समझ आ पा रहा है? तो उसको हम क्या नाम से जानते हैं गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा में देखो ज्यादा कुछ नहीं है, बस याद रखना किसी वस्तु में उसकी गति के कारण स्वतः जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे ही हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्लियर है सबका? तो गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है कि वह कितना भारी है और कितना उसका स्पीड है, उसके हिसाब से गतिज ऊर्जा निकलती है। समझ आ पा रहा है? और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है बता दो? हाफ एम वी स्क्वायर। कैनेटिक एनर्जी के नाम से इसको जानते हैं। देख लो यहाँ पास एक ही चित्र में आप समझ सकते हो कि यहाँ पास खिंचाव के कारण आगे बढ़ने की उसमें क्षमता आ गया, खिंचाव के कारण कार्य करने की क्षमता आ गया। तो कौन सी एनर्जी? गतिज ऊर्जा। अब उसी बाण को छोड़ा गया, सॉरी वट स्थितिज ऊर्जा, और फिर आगे जैसे मैं इसको छोड़ा तो इसमें गति पैदा हो गया। अब जितना गति पैदा होगा उतना वो आगे बढ़ते जाएगा। तो इसमें कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा इसमें उत्पन्न हो गया। समझ आ पा रहे हैं? खिंचाव के कारण जो कार्य करने की क्षमता है वो क्या चीज है स्थितिज ऊर्जा, और गति के कारण फिर वो जितना गति इसमें देंगे उतना गति वो आगे जाएगा। वो समझ आ पा रहे हैं? तो गति के कारण ऊर्जा उसमें आ गया, कार्य करने की क्षमता आ गया, तो उसको हम क्या नाम से जानेंगे काइनेटिक एनर्जी, या हिंदी में क्या बोलेंगे गतिज ऊर्जा बोलेंगे। समझ आ पा रहा है? गतिज ऊर्जा यदि हमें निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर से निकाल सकते हैं। यहां तक क्लियर है सबका? हाँ है ना, जल्दी बताओ। चलो चलो इसी देखो कुछ क्वेश्चन हमारा बन के आता है, ध्यान देंगे। चलो क्वेश्चन देखो क्या दिया। 1000 किलोग्राम की एक वस्तु, सॉरी 1000 क्या हो रहा है 100 किलोग्राम की एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से आगे बढ़ रही है। इस वस्तु में गतिज ऊर्जा कितनी उत्पन्न होगी बोल रहे हैं, कितना गतिज ऊर्जा इसमें पैदा हो जाएगा। समझ आ पा रहा है? देखो ध्यान से फॉर्मूला बताओ। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है। तो 1/2 का 1/2, एम का मान कितना है 100, वेग का मान 20, तो 20 गुणा हो जाएगा 20 स्क्वायर, इसलिए हाँ है ना। चलो तो देख लो यहाँ पास 2 से पहले काट दो, कितना बार में 2 से 10 बार में भाई। चलो 2 एकम 2 आ जाएगा, जीरो गिनो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4। तो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है जूल।
तो कितना जूल उसमें कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाएगा? 20,000 जूल। कितना जूल? 20,000 जूल उसमें क्षमता। जैसे देखना, एक्सीलेटर दोगे गाड़ी में, यही मतलब एकदम ढलान में है तो आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी वो आगे बढ़ता है नहीं, क्योंकि उसमें गति हुआ और गति कारण उसमें ऊर्जा आ गया ऑटोमेटिक। तो वहां कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा के अंदर आएगा। और निकालेंगे कैसे कि किसमें ज्यादा गतिज ऊर्जा होगा? तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा उसका द्रव्यमान कितना है और कितना वेग से वो नीचे जा रहा है ना। उन दोनों का हम मान रखेंगे और फॉर्मूला में देखेंगे कि उसमें कितना ऊर्जा पैदा हो रहा है। यहां तक क्लियर है सबका? है ना। तो गतिज ऊर्जा क्या है? तो उसके लिए तो ज्यादा कुछ चीज नहीं है, गति के कारण जिसमें कार्य करने की क्षमता आ गया वही उसका गतिज ऊर्जा कहलाएगा। फॉर्मूला बस बता दो क्या होता है जल्दी से। हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर से वही सेम क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। यहां तक क्लियर है सबका? हाँ है ना। चलो इसका देखो क्या आ गया आंसर। एक कार की गतिज ऊर्जा 2000 जूल है। कितना जूल है? और उसका द्रव्यमान है 1000 किलोग्राम। तो वह कितने वेग से आगे बढ़ रही है ऐसा पूछ रहे हैं। वह कितने वेग से आगे बढ़ रही है? चलो फॉर्मूला बताओ। कैनेटिक नहीं, ठीक है ना, कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू बताओ हाफ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबको याद रहेगा। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था? एम इंटू जी इंटू एच। ठीक है। और कैनेटिक एनर्जी बता दो हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ का ये हाफ हो गया। एम का मान कितना है? 1000। वी हमें निकालना है क्या? चलो। और कितना जूल कार्य किया जा रहा है? 2000 जूल उसमें कैनेटिक एनर्जी पैदा हुआ है। समझ आ पा रहा है? तो कितना स्पीड से जा रहा है वो पूछ रहा है। ठीक है चलो देख लो। ये 1 2 3, 3 जोड़े कट जाएगा और दो दूनी क्या होगा? 4। तो 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा रुको रुको, अभी आंसर नहीं आया है। यहाँ 4 आएगा और यहाँ क्या है? वी स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को इधर भेज दो। तो अंडर रूट क्या होगा? 4 इक्वल टू वी और क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसा आया कि नहीं समझ में? तो आपको काइनेटिक एनर्जी का मान दे देगा, द्रव्यमान देके कितना स्पीड से जा रहा है ये पूछ देता है, कितना स्पीड से वो गति कर रहा है, जिसके कारण उसमें काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हो रहा है। आया बात समझ में? हाँ है ना। चलो तो ये हम समझ चुके हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, कार्य शून्य कब होगा, विस्थापन कैसे कैसे शून्य होता है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। कुछ एग्जाम्पल देखे स्थिति ऊर्जा कैसे पैदा होती है, उसके लिए कुछ एग्जाम्पल हो चुका है। यहां तक क्लियर है सबका? हाँ है ना। चलो अब एक समझते हैं यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है उसको समझना। तो छोटा सा पॉइंट है ये, देखो ध्यान से कि यांत्रिक ऊर्जा या इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। देखो ध्यान से इस चित्र को समझना, इस चित्र में क्या बताया जा रहा है। जैसे इस हथौड़े को ऐसे उठाया गया है, समझ आ पा रहा है? तो इसको हम जैसे पीछे किए तो यहाँ पैदा हो रहा है आपका पोटेंशियल एनर्जी। क्या पैदा होता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थिर ऊर्जा। समझ आ पा रहा है? फिर इसमें इसको हम गति प्रदान किए, तो गति जैसे प्रदान किया तो क्या पैदा हो गया? गतिज ऊर्जा। समझ आ पा रहा है? और दोनों का मिल के एक नया एनर्जी पैदा हो गया जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, जिसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। ये बात समझ पाए? है ना। इस चित्र को समझ पा रहे हो क्या बताया जा रहा है इसमें, कि जैसे हम पीछे ऐसे ले जा रहे हैं तो एक स्थिति पैदा हो रहा है मतलब ऊंचाई के कारण जैसे भी है, तो कौन सा एनर्जी रहेगा? पोटेंशियल स्थिर ऊर्जा रहेगा। फिर गति प्रदान किया तो क्या आ गया? गतिज ऊर्जा। और दोनों का मिला के क्या पैदा हो गया? मैकेनिकल एनर्जी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मतलब गतिज स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को जब मैं मिला देता हूं, तो दोनों को मिलाने के बाद जो एनर्जी पैदा होता है उसी को हम क्या नाम से जानते हैं? मैकेनिकल एनर्जी, या हिंदी में क्या बोलेंगे? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यहां तक क्लियर है सबका? तो वही चीज देखो यहां लिखा है, ध्यान से समझना। किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा जब दोनों पाई जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो जब भी नाम सुनेंगे यांत्रिक ऊर्जा तो दिमाग में सिर्फ ये बसाना है कि उसमें दोनों प्रकार का एनर्जी है, स्थिति के कारण भी उसमें एनर्जी आया और गति के कारण भी एनर्जी आया। तो दोनों मिला के जब एनर्जी आ जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यहां तक क्लियर है सबका? हाँ है ना। तो देखो वही एक फॉर्मूला लिख दिया है अपन, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा और
इसी दोनों को मिला के हम देखते हैं। और यहाँ निष्कर्ष ये लिखा है कि इस स्थिति में कुल ऊर्जा ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। जैसे देख लो, अब दोनों मिला के मैं यहाँ बताया हूँ कि स्थिति भी बता दिया, गति वाला भी बता दिया, दोनों को यहाँ जोड़ दिया। तो इसका जो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू के आपस में क्या होता है, बराबर। ऐसा कहना चाह रहे हैं, मतलब इस स्थिति में कुल ऊर्जा ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा, क्योंकि जो इसमें पैदा हुआ है, मतलब दोनों को मिला के जो पैदा हुआ है वो ऑटोमेटिक यहाँ जाके जाता है, ना तो बढ़ता है ना घटता है। वो समझ आ पा रहा है? हाँ ना, जल्दी बताइए। चलो, तो ये हमारा कौन सा टॉपिक हो गया, देख लो। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, इसको समझ चुके हैं। आए कि नहीं समझ में? कोई डाउट तो नहीं इसमें, देख लो। है ना? आगे बढ़े। चलो, इसके बाद हमारा आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। कौन सा नियम आता है? ऊर्जा टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें से एक तो पॉइंट और क्या समझना है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। एकदम सिंपल टॉपिक है ये। देखो, ऊर्जा संरक्षण के नियम में क्या लिखा हुआ, तो एकदम सिंपल ये बताएंगे कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं, केवल उसका रूपांतरण हो सकता है। क्या हो सकता है? रूपांतरण। और इसी को बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम सबको समझ आ पा रहा है? क्या है, जल्दी से बता दो। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है, केवल उसका रूपांतरण होता है और हमको कार्य होते हुए दिखता है। समझ आ पा रहा है? तो इसे ही बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? तो जैसे कि चित्र में यह बताया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पास सूर्य में एक ऊर्जा है, ठीक है ना। सूर्य जो जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पास ताप ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बोलेंगे? ताप। अब यहां से ये गया और सोलर पैनल भी इकट्ठा हो गया, है ना। और फिर इसी से पूरा घर के जो भी है बिजली वगैरह चल रहा है अंदर में। समझ आ पा रहा है? तो यहाँ पास देखो कौन सी ऊर्जा किस में चेंज हो रहा है। तो यहां से देखो सूर्य से मिला इसको सौर ऊर्जा, क्या मिलता है। और सौर ऊर्जा जो है यहाँ पास इस घर में जो भी है, ये इससे इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, तो उसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। क्या बोल सकते हैं? मतलब जो भी है नीचे जितना भी अपन देंगे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, ऐसा बोल रहा हूं मैं। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। फिर से समझना ध्यान से। सूर्य से इसको क्या मिला? कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी चलेगा, तो सौर ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे जो एनर्जी मिला उससे तो आगे वाला चल रहा है, तो बस ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है और नया नया कार्य होता है। समझ आ पा रहा है? अब वही विद्युत ऊर्जा से भी बहुत सारे मशीन चलेंगे, है ना। फिर उस मशीन से फिर कुछ और कार्य हो रहा होगा। तो लगातार बस ऊर्जा का रूपांतरण होता है और नया नया कार्य होते जाता है। जैसे देख लो, आसपास मान लो हवा होगा, तो इससे इसको बोलेंगे पवन ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? और पवन ऊर्जा के कारण ये पूरा फैन चलेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा, फिर उससे विद्युत ऊर्जा पैदा हो जाएगा। तो पवन ऊर्जा किस में चेंज हो गया? विद्युत ऊर्जा में। तो ये सब चीज क्या है? ऊर्जा संरक्षण। क्या है, जल्दी बता दो। तो ऊर्जा संरक्षण का मतलब समझ पाए क्या होता है, कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना तो खत्म कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं? रूपांतरण कर करके कार्य करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? कार्य। तो इसी ही को ही हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ये याद रखना। समझ आ पा रहा है? लाइन को एक बार पढ़ लो, क्या लिखा है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया सकता है। और यहां लिखा है जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है, मतलब एक तरफ से लुप्त हो रहा है, तो ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट होती है। जैसे यहां से जितना इसको सौर ऊर्जा मिला, उतनी ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हो गया। समझ आ पा रहा है? तो वही यहां बताया जा रहा है, जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होता है तो ठीक उतनी ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट होती है, जिसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण क्या बोलते हैं? सिद्धांत। इससे जुड़े कुछ कुछ उपकरण होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पास। जैसे बोल देगा विद्युत मोटर, क्या है बता दो। पूछ देगा कि यह किस ऊर्जा को किस में रूपांतरण करता है। ये विद्युत रूपांतरण के लिए कुछ कुछ उपकरण बनाए जाते हैं जो ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। बात समझ पा रहे हो? हाँ है ना। जैसे कि बोलेंगे विद्युत मोटर, तो क्या आंसर बताओगे? तो विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को, कि विद्युत से चलता है ये, और इससे अपन कुछ चीज फैन वगैरह घुमा सकते हैं, कुछ मोटर, समझ रहे हो ना। तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? यांत्रिक ऊर्जा। ये बात समझ पा रहे हो? तो सबको अपन को समझना है कि एग्जाम में क्या देगा, ये बोल देगा विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किसमें रूपांतरण करता है।
हाँ है ना, तो क्या बताओगे? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऐसी जैसे और दे देगा, जैसे विद्युत पंखा। मोटर जब भी सुनते हो ना तो वो यांत्रिक में ही कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में, जिसमें गतिज और स्थिर दोनों मिल के काम होते हैं वहां पास। समझ आ पा रहा है? जैसे बोलेगा विद्युत पंखा, ये बताओ चलता किससे है? विद्युत से। और मोटर लगा है मतलब यांत्रिक, मोटर लगा मतलब क्या होता है? यांत्रिक वाले ही काम वहां होता है। समझ आ पा रहा है? तो ये भी विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करेगा? यांत्रिक। तो कल ऐसी अपन बहुत सारा उपकरण देखेंगे जो ऊर्जा का क्या करता होगा? रूपांतरण। समझ आ पा रहा है? तो कल हम देखेंगे यहां से ऊर्जा संरक्षण नियम समझ में आ गया है। इससे जुड़े जो उपकरण होते हैं जो ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं, उसका पूरा ऐसी ना चित्र देखते जाएंगे और आपको बताते जाना है कि वो किसको किस में कन्वर्ट करेगा। आया बात समझ में? आया ना? चलो तो आज यहां तक कल लिख लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है?